तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th ज्योग्राफी के अध्याय 1 जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग के वर्ग 1 संसाधन के महत्व के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है वन शॉट में सभी के सभी प्रश्न उत्तर को समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत संसाधन एवं उपयोग को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो बुक है आप लोगों का, इसका अगर हम लोग विषय सूची को निकालें तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग का इसका विषय सूची है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोग का खंड क हो गया जिसमें ज्योग्राफी के बारे में दिया गया है, यानी कि भूगोल से रिलेटेड है। और खंड ख जो है, खंड ख हम लोग का आपदा प्रबंधन का है। ठीक है, खंड क किसका है? भूगोल का है। और खंड ख किसका है? तो आपदा प्रबंधन का है। हालांकि खंड क और खंड ख मिल के पूरा ज्योग्राफी का निर्माण करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि हम लोग का इसमें खंड क में इकाई 6 है, यानी कि टोटल 6 तक है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 इकाई 6 तक है ना, जिसमें पहला है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि भारत संसाधन एवं उपयोग इसको ख़त्म कर लेने के बाद हम लोग डायरेक्ट इसमें चलाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये जान लीजिए कि भारत संसाधन एवं उपयोग को कई वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि इकाई 1 में कई सारे चैप्टर आएंगे, यानी कि इसमें टोटल 5 आएंगे, 5 चैप्टर आएंगे। जैसे कि वर्ग क, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से इसको 5 भागों में विभाजित करके समझाया गया है। अगर आप इनके पांचों जो है कि वर्गों को पढ़ लेते हैं, यानी कि ये जो चैप्टर है इसको 5 भाग में बांटा गया है, अगर आप पढ़ लेते हैं तब आप लोग को इसमें आना होगा, तब जाके ये 3 में, तब 4 5 ऐसे करके, यानी कि आपको इकाई 1 पढ़ते पढ़ते काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही इकाई 1 बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंतर्गत 5 चैप्टर और आते हैं, क ख ग घ अंग। आप लोग समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग उसी का पहला अध्याय जो है हम लोग का भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका जो पहला वर्ग है संसाधन का महत्व, इसके सभी के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम लोग इसे देखते हैं, समझते हैं और समाप्त करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, यानी कि जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है या फिर नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है या अजैव संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला का आप लोग अगर उपयोग करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि कोयला समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कोयला को अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसका उपयोग करेंगे और वो समाप्त नहीं होगा तो उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग किस में टिक मारेंगे? अनवीकरणीय में, क्योंकि कोयला का उपयोग करेंगे तो वो एक समय आएगा कि कोयला समाप्त हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए है हम लोगों का कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? जो हम लोग का सौर ऊर्जा है स्टूडेंट, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है या फिर अचक्रीय संसाधन है? तो आप लोग याद रखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अब आइए हम लोग तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो पहले आप ये समझिए कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। अगर कोई बहुत बड़ा समुद्र है स्टूडेंट, तो समुद्र के तट से, तट का अर्थ होता है किनारा, समुद्र के किनारों से 200 किलोमीटर अंदर समुद्र की ओर, जैसे कि देख लीजिए आप, मान लीजिए कि ये एक समुद्र है, ठीक है, और समुद्र के तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर जो ये क्षेत्र होता है ना, वही क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और याद रखिएगा, जिस प्रकार ज़मीन पर हम लोग किलोमीटर मापते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए ज़मीन पर दूरी को मापना है तो हम लोग किलोमीटर में मापते हैं ना, उसी प्रकार अगर समुद्र में दूरी को मापना हो तो उसके लिए हम लोग NM का प्रयोग करते हैं। N का मतलब होता है नॉटिकल और M का मतलब होता है माइल। जिस प्रकार ज़मीन पर अगर नापते हैं तो
किलोमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं ना, उसी तरह अगर समुद्र में माप रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनएम कहेंगे, नॉटिकल माइल कहेंगे। तो वही यहाँ पर पूछा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, वो हम लोग का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि यहाँ देखिए, ये तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर, यानी कि ये वाला जो एरिया हो गया दो, देखिए यहाँ तट रेखा हो गया, इसके अगर हम 200 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो ये जो मेरा क्षेत्र है ना, यही मेरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। और इधर जो है कि दूसरा देश इधर एंट्री नहीं कर सकता है। तो ये हम लोग का 3 नंबर का प्रश्न है। तो आइए अब हम लोग 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है, तो याद रखिएगा, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम लोगों का, कि समुद्री क्षेत्र में, जो हम लोग का समुद्र होता है ना, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो याद रखिएगा 12.2 किलोमीटर, ठीक है, 12.2 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो आप लोगों को समय पर मिलते रहेगा। और पूरा जो हम लोग का ज्योग्राफी है, पूरा ज्योग्राफी मैं आप लोगों को समाप्त करके बताऊंगा, ठीक है। अब है हम लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न को समझिए ध्यान से कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। जो संसाधन है, संसाधन किसे कहते हैं, उसको परिभाषित करना है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोग एग्जाम में इस तरह से लिखिएगा, संसाधन वह चीज को कहा जाता है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, जैसे कि जल, वन, खनिज आदि। यानी कि जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं या फिर इच्छाओं की पूर्ति के लिए करेंगे वही संसाधन होगा। जिस प्रकार ये कलम को आप देख रहे हैं, ये कलम हम लोग का आवश्यकता का पूर्ति कर रहा है, हम लोग का जो भी आवश्यकता है उसका क्या कर रहा है, ये पूर्ति कर रहा है, इसलिए कलम क्या होगा, संसाधन होगा। आपके पास कॉपी होगा, वो आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहा है, इसलिए वो भी एक संसाधन होगा। आपके पास किताब है कि नहीं है, तो वो किताब आपका क्या कर रहा है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है ना, इसलिए वो भी एक क्या होगा, संसाधन होगा। साइकिल, बस, ट्रक, इसी तरह बहुत सारे ऐसे वस्तु होंगे जो कि संसाधन कहलाएंगे, क्योंकि वो सभी चीज़ हमारी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो याद रखिएगा परिभाषा, संसाधन किसे कहेंगे, तो संसाधन वह चीज़ है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे ही हम लोग संसाधन कहते हैं। और यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, जैसे कि जल, जल हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना, पीने में, कपड़ा धोने में, वॉशरूम में, ठीक है। वन जो जंगल है, उससे हम लोग बहुत सारे पदार्थ लाते हैं, जैसे फल फूल, पत्तियाँ, जड़ी बूटी, तो हम लोग का आवश्यकता का पूर्ति किया ना, इसलिए ये हम लोग का संसाधन होगा। इसी तरह खनिज में कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या हम लोग का आवश्यकता पूर्ति नहीं करता है, इसलिए ये लोग क्या होगा, संसाधन कहलाएगा आदि, ठीक है, बहुत सारे होंगे। इसी तरह हमारे आसपास की वह हर चीज़, यानी कि हम लोग का आसपास में जितना भी चीज़ है, वह हर चीज़ जो हमारे लिए उपयोगी है, हम लोग के लिए क्या है, उपयोगी है, और जिसका उपयोग हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। यानी कि शॉर्टकट में आप ये समझिए कि जितना भी वस्तु है, अगर वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो वही हम लोग का संसाधन होगा। और आप लोग इसको बहुत अच्छा तरीका से एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जितना सरल रूप में हो सके मैं वो आप लोगों को देने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो 2 नंबर का प्रश्न है, संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। यानी कि संभावी संसाधन क्या होता है और संचित कोष संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को जवाब देना है। तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे कि संभावी संसाधन, ठीक है, संभावी संसाधन वे हैं जो किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं, किसी क्षेत्र में ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, और इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, इनकी खोज पहले हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। संभावित संसाधन का खोज पहले हो चुकी है, लेकिन तकनीक बोले तो टेक्नोलॉजी, तकनीक या अन्य कारणों से इनका उपयोग नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संभावित संसाधन कहेंगे। यानी कि संभावित संसाधन का खोज हो चुका है, वो मौजूद भी है,
ठीक है, लेकिन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग उपयोग में उसको नहीं ला रहे हैं। तो वही हम लोग का संसाधन संभावित संसाधन होगा। जैसे कि राजस्थान आपको पता होगा, वहाँ पर बहुत सारा बालू है, तो वहाँ काफ़ी धूप भी होता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पवन ऊर्जा, यहाँ देख सकते हैं पवन ऊर्जा हम लोग वहाँ क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सौर ऊर्जा भी वहाँ स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो संभावना है ना कि भविष्य में हम लोग वहाँ पर करेंगे, तो वही हम लोग का संभावित संसाधन कहलाएगा। ठीक है, आप लोग 1 से 2 बार परिभाषा पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब हम लोग का संचित कोश संसाधन क्या होता है। ठीक है, वे संसाधन जो हमारे आसपास उपलब्ध है। संचित कोश संसाधन के बारे में हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि वे संसाधन जो हमारे आसपास उपलब्ध है तथा जिन्हें उपयोग में लेने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी भी है। यानी कि ये हमारे पास उपलब्ध है और इसको अगर हम लोग उपयोग में लें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। प्रौद्योगिकी का अर्थ वही होता है। लेकिन क्या स्टूडेंट, लेकिन फिर भी इनका बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संचित कोश संसाधन कहेंगे। यानी कि संचित का अर्थ क्या होता है, जमा। वो संसाधन जमा है। ठीक है, वो संसाधन क्या है, जमा है। जैसे कि जल से विद्युत बनाना, हालांकि जल से विद्युत अभी भी बना रहा है, लेकिन हम लोग उतना स्तर पर नहीं बना रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन भविष्य में बनाएंगे। तो संचित कोश संसाधन वही होता है। समझ में आ गया। एक बार फिर से इसके डिफिनेशन को देख लीजिए कि संचित कोश संसाधन वे संसाधन हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध है, हम लोग के आसपास में क्या है, उपलब्ध है, तथा जिन्हें उपयोग में लेने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी भी है। अगर हम उपयोग में लाएँ तो उसके लिए हम लोगों के पास प्रौद्योगिकी भी है, लेकिन फिर भी इसका बड़ी मात्रा में, हालांकि छोटा मोटा मात्रा में हम लोग विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं जल से, फिर भी इसका बड़ी मात्रा में प्रयोग में यानी कि उपयोग में हम लोग नहीं ला रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहेंगे संचित कोश संसाधन। हालांकि वो संसाधन हम लोग का जमा है। ठीक है, जैसे कि जल से विद्युत बनाना, समझ में आ गया ना। जल से विद्युत यानी कि हम लोग करेंट, बिजली उत्पादन कर सकते हैं ना, और इसी से न करते हैं टरबाइन लगा के। ठीक है, आइए अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। संसाधन संरक्षण यानी कि संसाधन को बचाना है और इसकी उपयोगिता क्या है तो वही लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग, यदि हम विभिन्न संसाधनों का अत्यधिक तथा अनावश्यक उपयोग करें तो ये समाप्त हो जाएंगे। ऑटोमेटिक है स्टूडेंट, अगर किसी भी वस्तु हो चाहे कोई भी चीज़ का अगर हम लोग हद से ज़्यादा उपयोग करें तो वो एक टाइम आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार ये संसाधन है, अगर हम लोग इसका अत्यधिक बोले तो बहुत ज़्यादा, तथा अनावश्यक यानी कि जरूरी नहीं पड़ने पर भी अगर हम लोग इसका उपयोग करें तो एक समय ऐसा आएगा कि संसाधन क्या होगा स्टूडेंट, समाप्त हो जाएगा। तथा भावी पीढ़ी के लिए यानी कि जब हम लोग का पीढ़ी आएगा, हम लोग का जो वंशज आएगा, ठीक है, उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ हम ही लोग उपयोग कर लेंगे तो आने वाला जो हम लोग का वंशज होगा, हम लोग का भावी पीढ़ी होगा, वो क्या उपयोग करेगा। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। उनके सम्मुख यानी कि भावी पीढ़ी के सम्मुख अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। अतः संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों को संसाधन को सोच समझ के बहुत ही अच्छा तरीक़ा से उसका उपयोग करना चाहिए, और यही तो इसकी उपयोगिता होगी स्टूडेंट। ठीक है, यही उसकी उपयोगिता है कि संसाधन को सोच समझ के जितना ज़रूरी है उतना ही समाप्त किया जाए। ठीक है, देखिए आप फिर है हम लोगों का 4 नंबर का प्रश्न। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। संसाधन का अगर आप निर्माण कर रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी, तकनीक का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी, तकनीक की क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हम लोग इसका लिखेंगे स्टूडेंट इस तरह से, संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग कोई भी संसाधन का निर्माण कर रहे हैं, जैसे ये पेन है तो पेन का निर्माण कर रहे हैं तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आप जो मोबाइल देख रहे हैं वो भी तो एक तरह का संसाधन है। जब आप लोग उसका निर्माण कर रहे हैं या फिर कोई फैक्ट्री में उसका निर्माण हुआ है तो उसके लिए कितना टेक्नोलॉजी लगा है उसमें, तब ना वो हुआ है स्टूडेंट। तो वही तो प्रश्न पूछ रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। अगर कोई भी चीज़ का हम लोग निर्माण कर रहे हैं तो वो जिसके वजह से निर्माण हुआ है यानी कि जो टेक्नोलॉजी से वो निर्माण हुआ है उसका क्या भूमिका है। उदाहरण के लिए आप एक और समझ सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं मेरे पास एक लाइट है। ठीक है, रुकिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक जो है ना ये बड़ा सा एक लाइट है। ठीक है, ये ऐसे देखिए ये मेरे पास एक लाइट है। आखिर ये भी तो एक संसाधन है। तो ये जब बना, इसका जब निर्माण हुआ तो इसके निर्माण में जो टेक्नोलॉजी है इसकी क्या भूमिका है,
कोई भी चीज़ अगर हम लोग निर्माण करेंगे तो उसके निर्माण में जो टेक्नोलॉजी का भूमिका है, तकनीक का जो भूमिका है, वही यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को काफ़ी अच्छा तरीका से। तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे कि संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती है जब तक किसी विशेष तकनीक द्वारा उसे उपयोगी नहीं बनाया जाता स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक में जितना भी वस्तु है, जब तक उसे हम लोग टेक्नोलॉजी के प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, तकनीक के प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, तो वो संसाधन नहीं बनेगा। जिस प्रकार जंगल में बहुत सारे वृक्ष हैं, तो अभी वृक्ष हैं, हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन हम क्या किए, टेक्नोलॉजी लगा के, बड़े बड़े मशीन लगा के हम लोग पेड़ को काटे, पेड़ को काट के उसका कुर्सी बनाए, चौकी बनाए, बहुत सारे ऐसे वस्तु का निर्माण किए। ठीक है कि नहीं? तो वो एक देखिए टेक्नोलॉजी के मदद से वो एक संसाधन बन गया ना। अभी ये आप देख सकते हैं, ये जो प्लास्टिक होगा, ये पहले प्लास्टिक था ना स्टूडेंट, तो इसको क्या क्या टेक्नोलॉजी के मदद से, ठीक है, इसको बहुत अच्छा तरीका से कलम का रूप दिया गया, इसके अंदर कलम डाला गया, ठीक है, यानी कि जो रिफिल है, रिफिल डाला गया, नीब डाला गया, इंक डाला गया, तो देखिए वो एक संसाधन बन गया ना। तो वही चीज़ है, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे तो जो सामान जहाँ पड़ा है पड़ले रहेगा। तो वही चीज़ है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर हम लोग बहुत सारे चीज़ को संसाधन में बदल पाते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, ये समझते हैं। जब तक कि किसी विशेष तकनीक द्वारा उसे उपयोगी नहीं बनाया जाता है, ठीक है, तब तक वो जो है कि संसाधन नहीं बन पाएगा। अब आगे है, जैसे कि आप लोग यहाँ समझिए, नदी में बहते जल से बिजली उत्पन्न करना। नदी में तो पानी बह रहा है, जल बह रहा है, लेकिन हम लोग उसमें बड़े बड़े तकनीक लगा के, मशीन लगा के, उससे हम लोग बिजली का उत्पादन करने लगे। तो देखिए तकनीक का महत्व है कि नहीं, है बहुत महत्व है। पवन चक्की आप लोग जानते होंगे, ठीक है, फिल्म वगैरह में देखिएगा, वो बड़ा सा एगो पंखा टाइप का होता है। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, इस तरह से होता है, यहाँ पर जो है ना इस तरह से पंखा का चक्री लगा रहता है, आप लोग समझ गए। अब हवा लगता है तो ये घूमता है, ठीक है, तो अंदर में टरबाइन होता है, ये जब नचता है तो बिजली उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे कि नदियों में बहते हुए जल से बिजली उत्पादन, फिर है पवन चक्की, ठीक है, फिर खनिजों का उपयोग, खनिज का जो उपयोग, कोयला का उपयोग करते हैं, आखिर मशीनें की मदद से ना हम लोग उसको काटते हैं, निकालते हैं। ठीक है, फिर है क्या, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं से उपयोगी साधन बनाना, और बहुत सारा ऐसा चीज़ है प्राकृतिक में जिसका प्रयोग से हम लोग उसको संसाधन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग शॉर्टकट में ऐसे समझिए कि संसाधन निर्माण में तकनीक का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी भूमिका है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग का 4 नंबर होता है समाप्त। तो इस तरह से स्टूडेंट 4 नंबर के प्रश्न भी होते हैं समाप्त, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो 4 था वो समाप्त हो गया। आप याद कर लीजिएगा, एक ना एक एग्जाम में जरूर फंसेगा। अब हम लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 है। आइए इसे भी हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए पहला प्रश्न है हम लोगों का कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करना है, व्याख्यान करना है। तो देखिए आइए व्याख्यान करते हैं हम लोग कि संसाधन मनुष्यों के जीविका का आधार है। जो संसाधन है, जो भी संसाधन समझते हैं ना, मैंने पहले ही बता दिया, संसाधन मनुष्यों के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। संसाधन जो हम लोग का क्या है, प्राकृतिक प्रदत्त, यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया है। आदमी लोग ये सोचा कि जो संसाधन है ना वो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया एक उपहार है, जिसकी वजह से इसका अंधाधुंध उपयोग किया, बहुत उपयोग किया, ठीक है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई। और पर्यावरण समस्या देख ही रहे हैं, कितना सारा पोल्यूशन उत्पन्न हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, वही चीज़ है, समस्या भी उत्पन्न हो गई। संसाधनों का नियोजित उपयोग होना चाहिए, यानी कि जितने भी संसाधन है उसका नियोजित बोले तो जितना ज़रूरी है, ठीक है, उतना ही उसका उपयोग किया जाए। ठीक है, एक रूल रेगुलेशन से जो है कि उसका उपयोग किया जाए। संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी अवधारणा ही सतत विकास
कही जाती है। यानी ये जो अवधारणा है, ऐसी अवधारणा अगर आपके अंदर है तो इसे ही हम लोग सतत विकास कहेंगे। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकती है। यानी कि आप लोग समझें सतत विकास की अवधारणा क्या है। ऐसे समझें कि सतत विकास की अवधारणा वो होता है स्टूडेंट, जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, संसाधन को एक निश्चित रूप में, ठीक है, इसका उपयोग करेंगे और इस तरह से उपयोग करेंगे कि हम लोग का नुकसान भी नहीं हो कुछ, यानी कि ना ही प्राकृतिक का नुकसान हो, ना ही कोई चीज़ में प्रदूषण हो, और ये चीज़ बचा रहे ताकि आने वाले हम लोग का वंशज भी इसका उपयोग कर सके। तो ऐसी एक धारणा अंदर में होना ही हम लोग का क्या कहलाता है, सतत विकास की अवधारणा कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग का ये दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आप लोगों का जितना भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा ये वाला से। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्री में नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और इसी तरह से ज्योग्राफी के जितने भी अध्याय हैं सभी के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समाप्त करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करें, यानी कि विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हो सकते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन? तो आइए देखते हुए उसको एक्सप्लेन के साथ समाप्त कर देंगे डायरेक्ट। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। 4 गो होता है, 4 में पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत से ही पता चला पर्सनली होगा कोई चीज़। ठीक है, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को, ठीक है स्टूडेंट, जिसके बदले में वे सरकार को क्या करता है, लगान भी चुकाते हैं। जैसे कि भूखंड, घर, वो अन्न जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, बाग बगीचा, तालाब, कुआं आदि भी ऐसे संसाधन होते हैं। यानी कि व्यक्तिगत संसाधन ऐसे समझिए पर्सनली, कोई पर्सनली चीज़, जैसे बाग बगीचा है ना, बाग बगीचा क्या आपका है? क्या वो सबका होता है? वो कोई पर्सनल व्यक्ति का होता है। कुआं भी कोई पर्सनल व्यक्ति का होता है, कोई पर्सनल व्यक्ति उसे खुदवाता है। घर हो गया, ठीक है, कोई ज़मीन हो गया, तो ये सब क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन समझ गए। और व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है, सरकार को टैक्स भी चुकाना होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को आम का अगर बगीचा है, तो आम का बगीचा है रहने थ्रू होता है, उसमें उसको टैक्स चुकाना पड़ता है सरकार को। ज़मीन में जो कर दिया जाता है, आखिर कर दिया कि नहीं, टैक्स दिया ना। कर, टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं, टैक्स को हिंदी में कर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई बड़ा बड़ा प्लॉट है, कोई ज़मीन है, तो वहाँ उसका आप लोग क्या चुका रहे हैं, कर चुका रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं ना आप सरकार को, रसीद कटाते हैं ना, तो वही तो हुआ। आपका है पर्सनल, लेकिन फिर भी आप सरकार को क्या कर रहे हैं, टैक्स चुका रहे हैं। तो वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। अब ये मत कहिएगा सर ये कलम तो मेरा है, हम इस पर टैक्स कहाँ चुका रहे हैं। रे बाबू, आप जान लीजिए कि जब आप ये पेन खरीदे ना, तो तभी आपसे टैक्स जोड़कर ले लिया गया था। ठीक है, ये मत भूलिए। अब आइए हम लोग समझते हैं सामुदायिक संसाधन। आप अर्थ से समझिए कि सामुदायिक संसाधन क्या होता है। सामुदायिक का अर्थ होता है समूह में सबका होना चाहिए। ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय, देखिए यहाँ पर है ना, ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, समूह के लिए अच्छा होता है। जैसे कि गांव में चारण भूमि किसको कहते हैं, जहाँ पर गाय बकरी सब चरती है ना, उसे ही हम लोग चारण भूमि कहते हैं। फिर शमशान, क्या शमशान में आप अपना लाश कोई जलाइएगा और दूसरा कोई आदमी लाश नहीं जला सकता है? वहाँ पर सबको, एक समुदाय के जितने भी लोग हैं सभी जला सकते हैं शमशान घाट में। क्या मंदिर में केवल आप ही जाइएगा? सब कोई जाएगा ना। तो सामुदायिक संसाधन वही हुआ, क्योंकि वहाँ पर सबका अधिकार होता है, वहाँ पर सब कोई जाएगा। मस्जिद में जितने भी मुस्लिम भाई है हमारे, सभी कोई जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो एक समुदाय है ना, वो और उस समुदाय के सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, मस्जिद परिसर। फिर है सामुदायिक भवन आप लोग कई बार देखते होंगे सड़क पर बना होता है। ठीक है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति वहाँ बैठ सकता है। इसी तरह तालाब, सामुदायिक तालाब भी होता है, जिसमें आप लोग सभी कोई जाइए, नहाइए, कपड़ा धोइए, जो करना है कीजिए। इसी तरह के बहुत सारे हो सकते हैं। ये संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। और जो है कि ये संसाधन समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ का अर्थ होता है सबसे अच्छा होता है। समझ में आ गया दूसरा प्रकार। तीसरा देखिए ये है हम लोगों का राष्ट्रीय संसाधन यानी राष्ट्र का होगा, हम लोग का देश का होगा। तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत, कानूनी तौर पर बोले तो सब कानून समझते हैं ना जी, पुलिस जो जिसको हम लोग कहते हैं, पुलिस थाना वगैरह ये सब जो होता है। ठीक है, कानूनी तौर पर, ठीक है, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्र का होता है। अगर आप, जैसे कि आप जहाँ पर जो स्थान पर आप घर बना कर रह रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं
कि ये मेरा घर है, तो ये सोच तो ठीक है, ये आपका घर है, लेकिन अगर कानूनी स्तर पर मैं बात करूँ तो वो आपका नहीं है। सरकार अगर जब चाहे तब उसे हटा सकता है, वो सरकार का संसाधन है, यानी कि वो राष्ट्रीय संसाधन है। अगर सरकार चाहेगा तो आपका घर तोड़ के हटा देगा, कहेगा हटाओ यहाँ से, यहाँ हम बहुत बड़ा ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, और आपको हटना होगा, क्योंकि वो राष्ट्र का संसाधन है, देश का संसाधन है। जिस प्रकार आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे कि घर वगैरह बनता है सड़क के किनारे, तो क्या करता है, जितने भी वहाँ पर घर वगैरह होते हैं उसको तोड़ दिया जाता है, नहीं तो उसको पहले कुछ दिनों के लिए टाइम दिया जाता है कि आपको इतना समय दे रहे हैं, घर को हटा लीजिए। बदले में, हाँ, बदले में सरकार आपको क्या देगी, कुछ पैसा देगी ताकि आपको नुकसान ना हो। जैसे कि आप अगर घर बनाए हैं तो उसका मुआवजा सरकार देगी, ताकि आपको क्या नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, अब नुकसान नहीं होगा। आप मान लीजिए 5 लाख का घर बनाए हैं, अब वो जो है कि टूट गया तो ऑटोमेटिक आपको कितना नुकसान हो जाएगा, फिर आप कहाँ से बनाइएगा। आपका जो ज़मीन कटा, वो ज़मीन का आपको सरकार पैसा देगा, लेकिन रियल में वो ज़मीन सरकार का हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन, देश के अंतर में जितना भी संसाधन है, अगर कानूनी तौर पर बात करें तो वो राष्ट्रीय संसाधन है। यानी कि अभी आप जहाँ पर खड़े होकर या फिर बैठ के वीडियो देख रहे हैं ना, वो ज़मीन भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। सरकार को जब मन किया, राष्ट्र को जब मन किया, वो ज़मीन आपसे ले लेगा। ये रूल होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन है, देश की सरकार को वैधानिक हक है, देखिए यहाँ पर है ना, वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का, व्यक्तिगत संसाधन यानी पर्सनली संसाधन, जो आपका घर, जमीन, प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित के लिए कर सकती है, यानी कि वो लेके और उसका उपयोग आम जनता यानी सभी के लिए उपयोगी हो उसके लिए कर सकती है। जैसे कि अगर मैं ये कलम कहूँ, अगर ये मान लीजिए एक ऐसा ये पेन है जो कि बहुत गजब का पेन है, ये जादुई पेन है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से, कुछ भी हम कर सकते हैं। और ये भगवान ना करे ये सरकार को पता चल गया, अगर मान लीजिए सरकार को पता चल गया तो सरकार कहेगा ए कलम लाओ, ये राष्ट्र का संसाधन है, इस पर मेरा हक है, बस वो हमसे ले लेगा बस वो रखेगा। यही चीज़ होता है। इसी तरह आपका मान लीजिए कहीं पर खेत खलियान है, उसके अंदर में मान लीजिए गड्ढा करे ना, निकल गया 2 सोना का घड़ा, क्या निकल गया, ये खुश हो गए आप ना, सोना घड़ा निकल गया। हाँ, नहीं निकलने वाला है, ठीक है। हाँ, तो सोना का घड़ा मान लीजिए निकल गया, तो निकल गया ना, तो वो सोना का घड़ा को सरकार ले लेगी, क्योंकि वो राष्ट्र का संसाधन है। आप कितना नुकाइएगा तो पुलिस पकड़ के लेके चल जाएगी। ठीक है, आप सोचिएगा एगो जाते हैं, सोना का जो सिक्का है उसको हम बेच के आते हैं, तो नहीं होगा ऐसा, पकड़ा जाइएगा तो गए जेल। ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्र का संसाधन है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अगर समझ गए तो एक बार स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तब ना इसी तरह से मजा तरीका से पढ़ने को मिलेगा। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझते हैं क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या, सभी का, क्या सभी का। समझिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण यानी उसका देखरेख, ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है। तट रेखा से 200 NM, बताए थे ना अभी NM के बारे में। NM की दूरी छोड़कर, यानी कि जो अपना क्षेत्र होता है ना, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र को छोड़ के खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान यानी कि जांच पड़ताल हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए आप समझिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये बहुत बड़ा समुद्र है स्टूडेंट, ठीक है, समुद्र है और ये तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर का क्षेत्र तो यही देश का होगा। जैसे मान लीजिए इधर भारत है, क्या है, भारत, ये भारत है, तो ये तट किनारा है, समुद्र का किनारा होगा ना जी, तो समुद्र के किनारा से 200 NM की दूरी जो होगा ये तो भारत देश का होगा। लेकिन इसके बाद का ये क्षेत्र मान लीजिए इधर है कोई और देश है, मान लेते इधर साउथ अफ्रीका है, क्या है, साउथ, ठीक है, अफ्रीका है, इधर मान लीजिए साउथ अफ्रीका है, ठीक है, लिखेंगे जगह ये भर जाएगा, ठीक है। इधर मान लीजिए साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका के तट रेखा से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये भी उसका अपवर्जक क्षेत्र होगा। इधर भारत है तो यहाँ से लेके 200, ठीक है, NM की दूरी जो होगा हम लोग का होगा। और ये इधर अगर अफ्रीका है तो यहाँ से तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर इसका होगा। ये वाला जो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये सबका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसका देखरेख करती है। अगर आपको यहाँ जाना है तो परमिशन लेना होगा, उसके बाद यहाँ जाइए, जांच पड़ताल कीजिए, मछलियों मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया आप लोगों को, यही होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा पूरा तरीका से तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसी तरह अध्याय 2 के साथ रेडी रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।